हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले दोस्तों क्लास नोट्स, जीव विज्ञान का दोस्तों, बायोलॉजी का दोस्तों क्लास नोट्स, जो कि एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पर आधारित है दोस्तों। जिसमें दोस्तों छठा से लेकर 12th तक, इंटर तक का दोस्तों इसमें सारा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, जो रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा दोस्तों ये 7वां सीरीज निकाला गया फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, हम अपने इस सेशन में पर डे दोस्तों एक सेशन करवाते आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों अभी तक में देखिए कि हम ये जीव विज्ञान का परिचय एवं विभिन्न शाखा दोस्तों खत्म कर चुके हैं। सजीव की संरचना, कोशिका विभाजन, उसके बाद देखिए दोस्तों पादप एवं जंतु तक, ये भी दोस्तों हम लोग का खत्म हो चुका है। वायरस खत्म हो चुका है, पादप जगत खत्म हो चुका है, जंतु जगत दोस्तों खत्म कर लिए हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये सजीवों एवं की प्रमुख क्रियाएं, ये भी खत्म हो चुका है दोस्तों। पादपों में पोषण, ये भी खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। और अभी जो हम लोग का चल रहा है फ्रेंड्स, ये चल रहा है पादप एवं पोषण। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग करने वाले फ्रेंड्स, ये है हमारा पाचन एवं पोषण दोस्तों। पाचन एवं पोषण का दोस्तों ये आखिरी सेशन दोस्तों, आखिरी टॉपिक इसमें बचा हुआ है। ये करके दोस्तों तब हम लोग श्वसन पे चलेंगे, रिस्पायरेशन पे तब दोस्तों हम लोग चलेंगे। हम लोग आते हैं दोस्तों अपने सेशन पे। देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों जो बच गया था पाचन एवं पोषण में दोस्तों, जो पॉइंट्स बच गया था वो स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, सिंथेटिक फूड पेय का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक फूड बेवरेजेज। इन पेय पदार्थों में फास्फेट का उच्च स्तर पाया जाता है, जिससे कैल्शियम की तुलना में फास्फेट की अधिक मात्रा होने से यह हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक हानिकारक प्रभाव डालता है दोस्तों। किशोरावस्था के दौरान शरीर को अत्यधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जो हमें दूध, अंडों आदि से मिलता है, परंतु सिंथेटिक पेय पदार्थों के बढ़ते चलन के कारण किशोरों की वृद्धि संपूर्ण प्रकार से नहीं हो पा रही है दोस्तों। तो ये दोस्तों नेक्स्ट है, पेय पदार्थों में बहुत अधिक मात्रा में शक्कर का प्रयोग होता है, जिससे शरीर में उसे नियंत्रित करने हेतु अधिक इंसुलिन का स्रावन होता है, जो बाद में मधुमेह, डायबिटीज रोग तथा पेय पदार्थों से उपस्थित कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कृत्रिम सिंथेटिक पेय पदार्थ शरीर की उपापचयी क्रियाओं को उचित प्रकार से नहीं करने देता है, जिससे शरीर में तनाव की अवस्था आती है, जो मस्तिष्क कैंसर, मानसिक व भावनात्मक विकास को जन्म देता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इन पेय पदार्थों के सेवन से शरीर में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, जो हमारे पाचन तंत्र को भी धीरे धीरे विकृत करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, ये पदार्थ पोषण नहीं देते हैं। इनमें उच्च शक्कर, सोडियम और कैफीन होती है, जो शरीर निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन का कारण बनती है दोस्तों, और मोटापा तथा कई रोग देती है दोस्तों। इनसे मानसिक विकार बढ़ता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सुपोषण, कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन दोस्तों, तथा अल्प पोषण। देखिए फ्रेंड्स, वह पोषण जिससे मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्ण विकास होता है, उसे सुपोषण कहते हैं। पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन जिन भोज्य तत्वों की आपूर्ति शरीर के लिए अनिवार्य है, यदि वे भोजन से उचित मात्रा से प्राप्त न हो तो वे कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन कहलाते हैं। उसे कहते हैं। अल्प पोषण से तात्पर्य उस भोजन से है जिसमें पोषक तत्वों का सर्वथा अभाव रहता है दोस्तों। और भोजन के प्रमुख घटक देखिए दोस्तों, भोजन के प्रमुख घटक दोस्तों, भोजन में पाए जाने वाले जटिल रासायनिक पदार्थ, जो कि शरीर में होने वाली विचित्र प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने हेतु एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में अति आवश्यक होते हैं, भोजन की घटक या पोषक तत्व कहलाते हैं दोस्तों। इनके 6 प्रकार है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, जल। जल पोषक तत्व नहीं है, लेकिन इसके एक अति आवश्यक तत्व है दोस्तों। इनके अतिरिक्त रोक्षांश या आहारी रेशे, जो कि पोषक तत्व नहीं है लेकिन भोजन में होने आवश्यक है दोस्तों। रुक्षांश अपचनीय पादप कोशिका भित्तियों वाला भाग है। यह भोजन पचने के बाद इस बचे अपशिष्ट भाग को शरीर से बाहर निकालने में दोस्तों ये सहायक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जंतुओं में पोषण देखिए फ्रेंड्स, जंतुओं में जो पोषण होता है, जंतुओं में पोषण, सभी जंतु पादपों या अन्य जंतुओं से पोषण लेकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं दोस्तों। परपोषी जीव जंतु जो भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं, वो अविस्मरणीय नॉन डिफ्यूजेबल अवस्था में होता है। पाचक रसों की सहायता से इन्हें विसरणीय, डिफ्यूजेबल, सरल यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। इस क्रिया को पाचन कहा जाता है। पाचन के लिए विशिष्ट पाचन अंग डाइजेस्टिव ऑर्गेन होते हैं। इन अंगों का तंत्र पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पाचन की आवश्यकता, नीड ऑफ न्यूट्रिशन। पाचन की आवश्यकता दोस्तों, नीड ऑफ न्यूट्रिशन।
भोजन को सरल पदार्थों में विघटित कर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पाचन तंत्र को दो भागों आहार नाल व संबंधित ग्रंथियों में बांटा गया है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट है, देखिए आहार नाल इसके निम्न भाग है दोस्तों। आहार नाल इसके निम्न भाग है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा, ये देखिए टंग, ये दोस्तों जीभ हो गया, यहाँ पे जीभ रहता है टंग, फिर यहीं पे दोस्तों मुख है, मूत्र बकल कैविटी, फिर ये जो आ रहा है दोस्तों ये नली, इसे ओसियोफेगस कहते हैं फ्रेंड्स। और ये दोनों बगल पसली जो होता है दोस्तों, इसके ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं दोस्तों। फिर ये नीचे वाला जो है दोस्तों, ये गोलका जो है, ये हो गया दोस्तों गॉल ब्लैडर स्टीडिया वाइल दोस्तों। और ये इसी में दोस्तों ये लिक्विड जो होता है बाइल डक्ट होता है दोस्तों। और ये इसका जो है ये जो है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये है लीवर। और दोस्तों पेनक्रियास देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है पेनक्रियास है फ्रेंड्स। और ये हो गया दोस्तों, ये हो गया पेट, हो गया स्टोमक। और आगे दिखाते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को। देखिए आगे देखिए ये तो पेट हो गया फ्रेंड्स। और ये हो गया स्मॉल मतलब इंटेस्टाइन, छोटी आंत हो गया दोस्तों। ये घुमा हुआ जितना सारा है दोस्तों, ये हो गया छोटी आंत। और ये हो गया तो पेनक्रियास, ये यहाँ हो गया दोस्तों। और ये हो गया अपेंडिक्स, यहाँ पे हो गया एनस, यहाँ हो गया दोस्तों। और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत दोस्तों, ये मोटा वाला बड़ी आंत कॉलन हो गया फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स मुख गुहा बकल कैविटी दोस्तों, मुंह के अंदर पाई जाने वाली गुहा बाहर से ऊपरी एवं निचले ओठ तथा रक्षित होती है। इसमें जबड़े दांत होते हैं। स्वाद का ज्ञान कराने के लिए स्वाद कलिका युक्त दोस्तों मांसल जीभ टंग्यू होती है। लार सलेवा स्रावित करने वाले लार ग्रंथियां सेलेबरी ग्लैंड भी होती हैं दोस्तों। मांड स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जिनमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं फ्रेंड्स। दांतों के प्रकार देखिए फ्रेंड्स, सब देखिए दांतों के प्रकार में देखिए फ्रेंड्स, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, योग एवं विशेषता और कार्य। देखिए दोस्तों कृंतक जो है, जो कृंतक दोस्तों हमारे ऊपरी जबड़ा में 4 होता है दोस्तों। और निचला जबड़ा में दोस्तों कृंतक 4 ही होता है टोटल दोस्तों। ये हो गया 8 धारदार, ये धारदार है दोस्तों कृंतक। ऊपर वाला पिछला जो 4 है वही नीचे 4 है दोस्तों। ये क्या हो गया, कृंतक हो गया, जो 8 धारदार हो गया। इससे दोस्तों भोजन को काटा जाता है। फिर देखिए दोस्तों रदनक की संख्या देखिए दोस्तों 2 होती है, जो कि दोस्तों ये दोनों कौन के मतलब चारों मतलब ये जो कृंतक के दोनों बगल क्या है दोस्तों, एक रदनक है। 2 रदनक ऊपर हो गया, 2 रदनक नीचे, टोटल दोस्तों ये 4 नुकीले हो गए। भोजन को दोस्तों ये चीरता है। एक ऊपर में दोस्तों कृंतक काटता है, और ये दोस्तों रदनक भोजन को चीरता है। और अग्र चवर्णक देखिए फ्रेंड्स, अग्र चवर्णक जिसकी संख्या की 4 होती है दोस्तों, एक साइड 2 2 कितना हो गया दोस्तों, 4 मतलब 4 हो गया दोस्तों। ऊपर में 4 और नीचे में 4 दोस्तों 8 क्या बोले, खुरदुरे होता है दोस्तों। ये खुरदुरे होता है, आप लोग अपना खुद से देख सकते हैं, ये खुरदुरे होता है दोस्तों। और भोजन को ये दोस्तों क्या करता है, ये चबाना है दोस्तों इसका काम। नेक्स्ट चवर्णक जिसकी संख्या 6 होती है, एक साइड में 3 ऊपर में 6 नीचे में 6, टोटल मिला के 12 खुरदुरे होते हैं। इससे दोस्तों भोजन को चबाया जाता है दोस्तों। टोटल योग हो गया दोस्तों, ऊपरी जबड़ा में 16 दांत हो गया, निचले जबड़ा में 16 दांत हो गया। और दोस्तों टोटल मिला के 32 दांत हो गया दोस्तों हमारे मुख में दोस्तों। और देखिए दोस्तों एक चीज़ और देख लीजिए कि स्वाद का ज्ञान कराने के लिए स्वाद कलिका युक्त मांसल जीभ होती है। लार सलेवा स्रावित करने वाली लार ग्रंथियां सेलेबरी ग्लैंड भी होती हैं। मांड स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देखिए फ्रेंड्स, मांड स्टार्च को माल्टोज परिवर्तित करने के लिए लार में एमाइलेज मतलब मांड स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम लोग टूथ एनाटॉमी। देखिए दोस्तों टूथ एनाटॉमी फ्रेंड्स, ये दांत हो गया, दांत का चित्र हो गया। अब दांत का देखिए आप लोग, दांत का पूरा देखिए फ्रेंड्स, ये है टूथ एनाटॉमी, जिसमें कि दोस्तों ये देखिए ऊपर वाले भाग जो है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये है क्रोन। ये ऊपर वाला भाग को क्रोन बोलते हैं दोस्तों। और ये बीच ये परत जो बनी होती है दोस्तों, वो एनामेल की बनी होती है। और बीच वाला ये देखिए, ये जो भाग है दोस्तों, इस भाग को बोलते हैं हम लोग डेंटिन बोलते हैं फ्रेंड्स। और ये जो भाग है दोस्तों, ये है पल्प चैम्बर दोस्तों, पल्प चैम्बर हो गया फ्रेंड्स। और ये देखिए दोस्तों, इसका जो ये भाग यहाँ और ये भाग यहाँ आके मिलता है दोस्तों, ये हो गया नेक। और देखिए दोस्तों ये रूट ये नेक, और यही मतलब यही जो सिरा आ जाता है यहाँ पे, ये हो गया रूट हो गया फ्रेंड्स, रूट।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो है रूट एनाल, ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक ये आया दोस्तों पल्प वाला चैम्बर, ये रूट एनाल हो गया फ्रेंड्स। और ये देखिए ये जो है दोस्तों, ये डेंटिन जो है दोस्तों, डेंटिन का जो नीचे वाले भाग दोस्तों क्रेम्बिन हो गया, प्रीडोंटल हो गया दोस्तों, यही सब है। और ये बिंदा सब जो है जितना दोस्तों, ये एविलियर बोन हो गया दोस्तों, और नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स दोस्तों, यहाँ सब ये सब नर्व्स ब्लड वेसल्स हो गया दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनमें हमें कोई हानि नहीं होती दोस्तों। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्माण करते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं, इसे दंत क्षयक कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं दोस्तों। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दांतून करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने से तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए दोस्तों। हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लार स्रावित करती है। भोजन को चबाने पर लार निकल कर दोस्तों भोजन में मिलती है, जिससे भोजन लुगदी नुमा हो जाती है। लार रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है दोस्तों, चावल के रस को शर्करा में बदल देता है मंड को। और जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के आधार तल से जुड़ी होती है दोस्तों। और इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। बोलने, भोजन का स्वाद, भोजन में लार मिलाने के लिए जीभ का उपयोग होता है। इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जिह्वा की सतह पर अनेक छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिन्हें स्वादाकुर कहते हैं। स्वादाकुर भोजन के स्वाद व प्रकृति का पता लगाते हैं, जैसे नमकीन, मीठा, खट्टा आदि। जिह्वा अग्रभाग से दोस्तों मीठा होता है, पता लगता है हम लोग को, और सबसे पीछे भाग कड़वा, सबसे आगे मीठा, सबसे पीछे कड़वा। और जिह्वा के बगल के दोनों भाग दोस्तों खट्टा स्वाद का अनुभव होता है फ्रेंड्स। जिह्वा भोजन को चवर्णक दांतों की ओर धकेलती है दोस्तों, चवर्णक दांतों की ओर धकेलती है फ्रेंड्स। देखिए ये दोस्तों हमारा मुंह हो गया, मुंह में ये हो गया जीभ हो गया दोस्तों, जीभ। देखिए ये दोस्तों देखिए क्या बोलते हैं, बीटर, ये खट्टा दोस्तों। देखिए दोनों साइड जो होता है दोस्तों ये खट्टा का अनुभव होता है। और सबसे आगे दोस्तों देखिए ये मतलब मीठा का, स्वीट का होता है। और सबसे पीछे खट्टा, और बीच में दोस्तों साल्टी दोस्तों, ये मुख जो है साल्टी नजर आता है, मतलब इसमें होता है। देखिए फ्रेंड्स, निगला हुआ भोजन ग्रास नली ग्रसिका में जाता है दोस्तों, निगला हुआ भोजन ग्रास नली ग्रसिका में जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ग्रसिका गले एवं वक्त से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकोचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है, भोजन नीचे की ओर सरकता रहता है। कभी कभी अमाशय द्वारा भोजन को स्वीकार नहीं किया जाता है, उसे वमन उल्टी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों। कभी कभी जब आप जल्दी खाते हैं तो खाते समय बात करते हैं तो खांसी उठती है या हिचकी आते हैं या घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है दोस्तों। श्वास नली ग्रसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है दोस्तों। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है दोस्तों, ग्रसिका के साथ साथ ही चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं दोस्तों। भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकने के लिए भोजन निकलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है दोस्तों। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन या अनुभव होता है तथा हिचकी या खांसी आती है। अमाशय देखिए फ्रेंड्स, अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है दोस्तों। यह चपटा या यू आकार का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़त्र भाग है दोस्तों। यह चपटा या यू आकार का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़त्र भाग है दोस्तों। यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है, वह दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है।
इसका आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मा एचसीएल अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मा देखिए, श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रस जठर रस क्रिया का प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। अब नेक्स्ट देखिए ग्रसनी फायरेंक्स। ग्रसनी क्या फायरेंक्स? मुख्य गुहा व ग्रास नली के बीच होती है। इसका मुख्य गुहा व ग्रास नली के बीच होती है फायरेंक्स। इसका कार्य भोजन को निगलना है। ग्रास नली में देखिए ओसियोफेगस, यह संकरी नली है जो ग्रसनी को अमाशय से जोड़ती है। अमाशय नेक्स्ट हो गया अमाशय स्टोमैक, यह डायफ्राम के नीचे उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। इसमें जठर रस अमाशय रस स्रावित होता है। अमाशय स्टोमैक यह डायफ्राम के नीचे उदर गुहा के बाईं ओर स्थित रहता है। इसमें जठर रस अमाशय रस स्रावित होता है। एक में देखिए अमाशय रस गैस्ट्रिक जूस अमाशय के स्तर से स्रावित रंगहीन खट्टा द्रव जिसमें 90% जल व 0.5% HCl तथा पेप्सिन, रेनिन एवं लाइपेज एंजाइम होते हैं। इसका pH 0.9 से 1.5 होता है अमाशय रस में। नेक्स्ट है अमाशय के कार्य। देखिए अमाशय के कार्य क्या क्या हैं? अमाशय के कार्य भोजन का संग्रह करता है, प्रोटीन का पाचन यहाँ से आरंभ होता है। HCl स्रावित कर भोजन का अम्लीय बनाता है। पेप्सिन HCl के साथ मिलकर प्रोटीन अणुओं को पेक्टोन एवं प्रोटीओजेज में बदल देता है। रेनिन दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन कैसिनोजन को कैसिन में बदल देता है, जिसका पेप्सिन द्वारा पाचन होता है। जैसे देखिए अमाशय ग्लूकोज, पानी, अल्कोहल, कई प्रकार की दवाइयाँ को अवशोषित भी करता है। देखिए छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, यह अमाशय वह बड़ी आंत के बीच में 22 फीट लंबी अत्यधिक घुमावदार नली होती है। छोटी आंत स्मॉल, यह अमाशय व बड़ी आंत के बीच 22 फीट लंबी अत्यधिक घुमावदार नली होती है। इसके 3 भाग हैं। ये हो गया ड्यूडेनम, यह आंत का प्रारंभिक भाग है जो सी आकार की 25 सेंटीमीटर लंबी नली है। इसमें पित्त एवं अग्नाशयी ग्रंथियों की नलिकाएं होती है। नेक्स्ट जेजुनम, यह बीच का कुंडलित भाग है जो भोजन का पाचन व अवशोषण करता है। वो आंतरीय रस का स्रावन करता है। ड्यूडेनम में यह आंत का प्रारंभिक भाग है और जेजुनम यह बीच का कुंडलित भाग है। और इलियम देखिए, इलियम छोटी आंत का पश्च भाग है, सबसे निचला भाग है, जो 3 मीटर लंबा होता है तथा सीकम के पास समाप्त होकर बड़ी आंत से जुड़ता है। इससे कई पाचक ग्रंथियां पाई जाती है एवं यह अवशोषण भी करता है। देखिए ये हो गया स्टोमक हो गया पेट, और ये हो गया ड्यूडेनम हो गया ये अमाशय से जो जुड़ा रहता है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया छोटी आंत का ड्यूडेनम। और ये हो गया मतलब कि बड़ी आंत, जिसे कि दोस्तों हम लोग ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। ये जो रहता है ये ट्रांसवर्स कोलन। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटा भाग स्मॉल इंटेस्टाइन। जेजुनम ये बीच का भाग जेजुनम हो गया। और सबसे निचला भाग जो है ये जो बड़ी आंत में एक साथ जुड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? इलियम। और डिसेंडिंग कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन मतलब नीचे आती हुई कोलन है बड़ी आंत, और असेंडिंग कोलन ये ऊपर जाती हुई है असेंडिंग कोलन। नेक्स्ट है सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन, यहाँ से यहाँ ऐसे जो घूमता है सिग्मोइड कोलन। और ये रेक्टम, यहाँ रेक्टम हो गया, और नीचे हो गया एनस, और ये हो गया अपेंडिक्स, यहाँ पे बढ़ जाता है दोस्तों। चित्र छोटी आंत का है ये। अब नेक्स्ट है छोटी आंत के कार्य। छोटी आंत के ड्यूडेनम में अग्नाशय पैनक्रियाज द्वारा स्रावित पाचक रस पैनक्रिएटिक जूस आता है, जिससे छोटी आंत का पाचन का माध्यम क्षारीय हो जाता है, जिसका pH 7.1 से 8.2 तक होता है। इसमें मुख्यतः एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज, ट्रिप्सिनोज एवं ट्रिप्सिनोजन एंजाइम होते हैं। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। ये सभी यौगिक अपने सरलतम अवयवों में अपघटित हो जाते हैं। छोटी आंत इसमें उपस्थित अंकुरों माइक्रोविलाई की सहायता से भोजन का अवशोषण भी करती है। आंत्र रस के नाम व कार्य। आंत्र की भित्ति में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियों में स्रावित रस को आंत्रीय रस या
सकस एंट्रिकस कहते हैं, जिसमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। एक हो गया पेप्टिडेज, यह प्रोटीन के पेप्टोन में पर क्रिया पर अम्ल में बदलता है। नेक्स्ट हो गया माल्टेज हो गया माल्टोज पर क्रिया कर उसे ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज पर क्रिया कर उसे ग्लूकोज में बदलता है। नेक्स्ट सुक्रेज, यह सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज व फ्रक्टोज। नेक्स्ट हो गया सुक्रेज, यह सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदलता है। नेक्स्ट है लैक्टोज, यह दूध शर्करा पर क्रिया करके उसे ग्लूकोज या गैलेक्टोज में बदलता है। लैक्टोज हो गया यह दूध शर्करा पर क्रिया करके उसे ग्लूकोज या गैलेक्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट है लाइपेज, वसा पर कार्य कर वसीय पदार्थों को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। दोस्तों लाइपेज हो गया वसा पर कार्य कर वसीय पदार्थों को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट हो गया एंट्रोकाइनेज, यह एनइम अग्राशय द्वारा स्रावित निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। नेक्स्ट क्षुद्रांत दी स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 से 8 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसकी भित्ति से कुछ रस स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपर भाग में दाहिनी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों यकृत। नेक्स्ट देखिए यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। नेक्स्ट है पित्तरस, देखिए पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है क्षुद्रांत में एब्सॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम में अवशोषण को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है वह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। नेक्स्ट देखिए अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से CO2 व जल में हो जाता है। वह ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन व अवशोषण नहीं हो पाता बृहदांत में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर में बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत का एलियम भाग और बड़ी आंत के कॉलन से जुड़ता है। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती। इसके 3 भाग हैं। एक हो गया कॉलन, बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग जिसके अंदर की सतह पर सूक्ष्म अंकुर माइक्रोवेलेई नहीं होते हैं तथा गोबलेट कोशिका म्यूकस स्रावित करती है। देखिए ये हो गया बड़ी आंत का चित्र हो गया। देखिए बड़ी आंत में देखिए सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए आप लोग अपेंडिक्स, ये क्या दोस्तों अपेंडिक्स है और ये है सीकम हो गया और ये असेंडिंग कोलन मतलब बढ़ती हुई है इधर से। हेप्टिक फ्लेक्सर, यहाँ पे हेप्टिक फ्लेक्सर ये है। ट्रांसवर्स कोलन ये हो गया, ये ट्रांसवर्स कोलन हो गया, ये हेप्टिक फ्लेक्सर हो गया, असेंडिंग कोलन हो गया, ये सीकम हो गया स्टार्टिंग में। फिर स्प्लैंकिक फ्लेक्सर ये भी हो गया, डिसेंडिंग कोलन हो गया, फिर सिग्मोइड कोलन यहाँ पे हो गया और फिर रेक्टम नीचे हो गया, फिर यहाँ पे एनस हो गया। ये हो गया दोस्तों बड़ी आंत के चित्र। अब देखिए सीकम 10 सेंटीमीटर लंबी नली जो कॉलन से जुड़ी होती है। सीकम 10 सेंटीमीटर लंबी नली जो कॉलन से जुड़ी होती है। इसके अंत में अपेंडिक्स पाया जाता है दोस्तों। सीकम 10 सेंटीमीटर लंबी नली जो कॉलन से जुड़ी होती है इसके अंत में अपेंडिक्स
पाया जाता है। मलाशय देखिए दोस्तों, नेक्स्ट मलाशय, रेक्टम मलाशय। आहार नाल का अंतिम भाग लंबी नली के रूप में होता है। आहार नाल का अंतिम भाग लंबी नली के रूप में होता है। इसके अंतिम छोर से वृत्ताकार छिद्र होता है जिसे मल द्वार एनस कहते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए बृहदांत, लार्ज इंटेस्टाइन। बृहदांत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी, बड़ी क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। 1.5 मीटर लंबी होती है। यह जल व कुछ लवणों का अवशोषण करती है। यह जल व कुछ लवणों का अवशोषण करती है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा देखिए यह जो है लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। यह जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करती है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। कभी कभी जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता या अपच के कारण होता है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में कुछ चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इससे जीवन रक्षक घोल या ORS कहते हैं दोस्तों। जीवों में पाचन की प्रमुख जानकारी देखिए। जीवों में पाचन की प्रमुख जानकारी फ्रेंड्स, एक हो गया अमीबा में पाचन, न्यूट्रिशन इन अमीबा। प्रोटोजोआ संघ का यह प्राणी जल में देखिए, जीवों में पाचन जो होता है दोस्तों, अमीबा में पाचन, प्रोटोजोआ संघ का वह यह प्राणी जल में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय है तथा पाचन अंग अनुपस्थित होते हैं दोस्तों। प्रोटोजोआ संघ का एक प्राणी जल में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय है तथा पाचन अंग इसमें नहीं पाया जाता दोस्तों। अमीबा जैसे ही भोजन के संपर्क में आता है, कूट पादों द्वारा भोज्य पदार्थों के चारों ओर खाद्य धानी का निर्माण कर लेता है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए आगे, भोज्य पदार्थ युक्त खाद्य धानी कि अमीबा के शरीर में जाते ही उपापचयी रसों का स्रवण होने लगता है, जिससे धीरे धीरे भोज्य पदार्थ का पाचन होने लगता है फ्रेंड्स। और देखिए दोस्तों, ये वाटर वैक्यूल हो गया दोस्तों। अमीबा की कोशिका को घेरे हुए कोशिका झिल्ली होती है, जिसमें एक गोल सघन केंद्रक एवं केंद्रिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक संकोचनशील रसधानियां होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। यह एक या अधिक उंगली के समान प्रवर्त निकालता रहता है, जिन्हें पक्षाभ कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इसे गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है दोस्तों। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पक्षाभ विकसित करके इसे निकल लेता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, खाद्य पदार्थ खाद्य धानी में फंस जाता है। यह प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होता है, जो खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, जो धीरे धीरे अवशोषित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, युगलिना में पाचन देखिए दोस्तों, न्यूट्रिशन इन युगलिना में स्वपोषी या पादप समपोषी होलोफैटिक और मित्रपोषी प्रकार का पोषण होता है। इस प्रकार की दोहरी पोषण विधि मिश्रपोषी पोषण मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट है केचुए में पाचन देखिए, न्यूट्रिशन इन अर्थवर्म। केचुआ का भोजन मृत कार्बनिक पदार्थ होता है। यह मिट्टी के साथ विशेषकर वनस्पति को खाता है दोस्तों। केचुए में जो पाचन होता है, केचुआ का भोजन मृत कार्बनिक पदार्थ होता है। यह मिट्टी के साथ विशेषकर वनस्पति को खाता है। केचुआ अपनी ग्रसनी की पंपिंग क्रिया द्वारा अपना भोजन लेता है। पहले यह अपने मुख को मिट्टी के कणों को मुख प्रकोष्ठ में खींच लेता है और ग्रसनी से शरीर भित्ति तक फैले पेशीय डोरों की क्रिया द्वारा ग्रसनी की इस क्रिया को बल मिलता है। केचुए की आहार नाल एक पूर्ण और सीधी नली होती है, जो शरीर की संपूर्ण लंबाई में फैली होती है। मुख को गुदा क्रमशः इसके अगले व पिछले छिद्र होते हैं। देखिए घास खाने वाले जंतु, देखिए घास खाने वाले जंतु पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन प्रथम अमाशय कहलाता है।
रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कर कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रामंथन जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए घास। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु व मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है सेलुलोज का पाचन करने वाले जंतुओं की आंत बड़ी होती है और रूमिनेंट में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, हमारा इसी के साथ दोस्तों पाचन एवं पोषण पूरा टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो गया। कल दोस्तों, कल के सेशन में हम लोग करेंगे श्वसन, रेस्पायरेशन फ्रेंड्स, रेस्पायरेशन श्वसन। तो आप लोग सेशन में बने रहिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम के पर्पज से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला फ्रेंड्स। सेशन को यहीं एंड करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फ्रेंड्स तो बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए दोस्तों, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।